सबसे ज़्यादा बेचैनी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो इसलिए कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको लेकर हम पहले ही आईएमएफ के निर्गम में हैं। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान जो चेंजेस हैं ऑयल प्राइसेस में उनको फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल करे। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी है कि उन्हें वीकली बुनियादों पर चेंज किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में सेठी साहब गैस और तेल दोनों की किल्लत को लेकर, फिर हमारी जो बिजली की ज़रूरियात हैं उनको लेकर काफ़ी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, जाहिर है नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ना। पहला तो ये है कि अब तेल नहीं आएगा ना कुछ अरसे के लिए, वो नहीं आ रहा तो आपके स्टॉक्स जो हैं, आपके रिजर्व जो हैं वो गिरेंगी। जी। जैसे वो गिरेंगी तो आप रैशनिंग शुरू कर देंगे। और जो मैंने अभी देख रहा था मैं कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहां भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी। और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी। और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े, जो आईएमएफ कह रहा है। तो आई थिंक तंगी तो होनी शुरू हो जाएगी, वो तो आप देखिएगा। बिकॉज आपकी ठीक है, आपकी उतनी डिपेंडेंस नहीं है ऑन इम्पोर्टेड तेल जितनी के बस कोरिया की है या जापान की है या इनफैक्ट इंडिया की है। बट स्टिल फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आपकी आवाम जो है वो तो ऑलरेडी इतना बोझ है उनके ऊपर। और अब ये इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो जाहिर है और भी आवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा कि हम कहाँ फंस गए हैं कि अमेरिका के साथ मिलके देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। तो अब ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इश्यूज बनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी को उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रिगार्डिंग अलायंस विद अमेरिका, हमारे यहाँ भी ये शुरू हो रहा है। फर्क ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी फ्रैंकली। हम इतने डिपेंडेंट हैं ऑन वेस्टर्न एड एंड ट्रेड कि वी हैव नो चॉइस बट टू गो अलोंग। इंडिया के पास चॉइसेस थी मगर उन्होंने जो चॉइस इस्तेमाल की है वो यही है कि अमेरिका कैंप में जाना है हमने। हालांकि जरूरी नहीं था उनके लिए, मगर उन्होंने यही फैसला किया कि उधर जाना है। मगर हमारे लिए तो ऑप्शन नहीं थी। वी हैव टू प्ले द गेम वेरी केयरफुली, नहीं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे बिल्कुल इस रीजन के अंदर भी। तो हमें इन थियरी तो अमेरिका एंड इट्स एलाइज के करीब रहना पड़ेगा, स्पेशली इन द गल्फ। पैसे भी वहीं से आते हैं, हमारे वर्कर्स भी वहीं हैं, तजारत भी यूरोप के साथ है और वेस्ट के साथ है एंड सो ऑन। तो हम तो जैसे कहते हैं ना कि वी आर sucked into this system and we are not able to stand on our own feet, unlike say China or South Korea or India and so on. तो सेठ साहब ऐसे में सऊदी अरब के साथ हमने राब्ता कायम करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप याम्बू रेड सी में जो पोर्ट है उसके ज़रिए पाकिस्तान को सप्लाई जारी रखें। तो आपके ख्याल में ये एक ऑल्टरनेट रूट हो सकता है और पाकिस्तान इस ख़तरे से बच सकता है सऊदी अरब की मदद से? देखिए, ये तो टेक्निकल सवाल है। ये तो the government and Saudis will know कि किस तरीके से तेल पहुंचाना है and so on. So I'm sure they'll work out something. Okay. But there's no choice. You have to work out something. And मेरा अपना ख्याल है कि Saudis will help Pakistan. और मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का ये बुलाने का मुतालबा किया जा रहा है इस मामले पर, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने सोचा कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में ले लें और इस सिलसिले में ज़ाहिर पीटीआई से भी रब्ता किया गया। पीटीआई की जानिब से शर्त रखी गई इमरान खान साहब से मुलाकात की और हमने फिर एक बार वही डिवीज़न देखी। आने वाले हालात के तनाजुर में आप समझते हैं कि किसी स्टेज पर इमरान खान साहब से मुलाकात कराने के अलावा उनको किसी रिलीफ की उम्मीद पैदा हो सकती है? देखिए, अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया ना और अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो फिर ये जो कंडीशन है कि एक मुलाकात हो जाए जी। इसको फर्म अप कर लिया जाए। मुलाकात में हर्ज तो कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ने अगर मुलाकात के अंदर फिर कोई कॉल दे दी नेगेटिव किस्म की कॉल दे दी तो फिर क्या होगा? तो फिर कौन रोकेगा या समझाएगा उनको? ये मसला है कि खान साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई बात। और ये इस वक्त तो एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, बिकॉज पाकिस्तान की बात है। इट इज नॉट अबाउट पीटीआई और नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज अबाउट पाकिस्तान इस वक्त। तो आई थिंक अच्छा होता कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे सारे आ जाते और कंसेशंस हो जाती दोनों तरफ से, दैट वुड हैव बीन अ गुड थिंग। और मैं समझता हूँ कि अभी भी
मौका है, इस मौका को इस्तेमाल करना चाहिए और खान साहब के साथ कोई राब्ते करने की कोशिश करनी चाहिए। देखें, हो सकता है कि वो अपनी रवैया तब्दील कर लें या उससे कोई लचक दिखाएं, तो आई थिंक उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। नहीं तो ये है कि अगर पीटीआई बाहर ही रही तो, और अवाम जो है उसके ऊपर और दबाव आया फ्रॉम बिकॉज ऑफ ये जो डिसरप्शंस हो रही हैं एनर्जी के अंदर, और ऊपर से आईएमएफ का फिर प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, तो आप फिर ऐसे इकदाम उठाएंगे इकोनॉमिक, जिसके साथ अवाम को तकलीफ होगी। तो आई थिंक इस सूरत हाल में कोई रिस्क लेनी नहीं चाहिए। दैट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करे, और अगर कोई गुंजाइश है, कोई थोड़ी बहुत लचक की, तो होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ मेजर पार्टी and probably the most popular party, and I think it deserves a fair hearing. तो पाकिस्तान की तरफ से इस सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस की तजावीज़ पे अमल करना फ़ायदेमंद होगा एनर्जी क्राइसिस के ख़तरे के पेश नज़र? नहीं, देखिए, फायदेमंद तो होगा अगर हो। ये होनी कोई नहीं है वर्क फ्रॉम होम और ये वो, इसके साथ डिसरप्शन हो जाएगी ना सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। ये पहले भी कोविड के जमाने में भी वर्क फ्रॉम होम और ये वो सारी बातें हुई थी, आपको याद होगा जी। और उसके साथ क्या यही होता है कि अगर इस वक्त आप कह रहे हैं कि जी आपका ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% के करीब होगा इस साल, या मर के 3% होगा, तो फिर 2% पे आ जाएगा। वर्क फ्रॉम होम वो नहीं चलता ना यहाँ। इतनी लिटरेसी नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम उसी डेडिकेशन के साथ कर सकें जिसके साथ आप दफ्तर आके काम करते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी उस टेक्नोलॉजिकल स्टेज पे नहीं पहुंची है। अमेरिका के अंदर हो सकता है, मगर वहां भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक हद तक हुआ था, बट इट्स बैक टू नॉर्मल नाउ। ठीक है, और बिफोर वी क्लोज, सिटी साहब, आपने 15 से 20 दिन की बात की। अगर अमेरिका इस जंग से निकलेगा तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगा, तो वो मुज़ाकरात कहाँ से शुरू होंगे, किस नुक्ते से? मेरा ख्याल है जहां पिछली दफा हुई थी बात वहीं होंगे। अमेरिका ये कहेगा कि हमने, ईरान तो कहता है ना कि हमारी बात हो गई थी न्यूक्लियर के ऊपर, और बाकी दो चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो अब ये है कि वो जो जहां बात खत्म हुई थी वहीं से शुरू कर ले और एक अग्रीमेंट कर ले कि जी ये हमारी नई डील है ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और मेरा ख्याल है उसके अंदर तो ऑलरेडी बात हो चुकी थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ईरान कैन गिव अ कमिटमेंट, कैन गिव ऑल द एश्योरेंसेस एंड इंस्पेक्शंस। और वो जो ट्रीटी एब्रोगेट की थी 2015 वाली ट्रीटी, जो कि बहुत अच्छी थी, थोड़ी खामियां तो रह जाती है ना कि आप कौन देख रहा है उसको, ईरान की तरफ से खामी रह गई या अमेरिका की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, मगर वो तो रहेगा। नथिंग विल बी परफेक्ट। मगर मेरा ख्याल है जहां उस किस्म की ट्रीटी जो है और सख्त करके उसको इंस्टॉल कर लिया जाए, कम से कम अमेरिका ये कहे कि जी ठीक है, वी फाइनली गॉट दिस, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म तो कर दिया था, मगर ये फिर बन सकता था बाद में, उसको भी हमने रोक दिया, और इस किस्म का मौका ढूंढ के निकले इस दलदल से। बिकॉज अब प्रेशर तो डेफिनेटली ईरान पे नहीं है, इट इज ऑन अमेरिका एंड इट्स एलाइज। चलिए, ये है